देना आज का पेपर देना। 41, 40 और 37, 41, 40 और 37। हाँ, आज वाले पेपर में, 24 वाले टेस्ट में। अच्छा, पीछे वाले टेस्ट की बात करोगे, पीछे हुआ था उसमें। वो वाला टेस्ट तो नहीं है, आज वाला है, वो कल देख लेंगे या तो 24 वाले टेस्ट में। ठीक है। आगे सभी अभी ध्यान देना। आज वाले पेपर में आपके शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ, इनका डिस्कशन तो आज हो जाएगा आपका। आज जो अपन अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। आज का पेपर है, इसके मैं एक बार आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। डिस्कशन आज की जो क्लास होगी ना, उसमें जो पहले हो चुका उसका डिस्कशन कर लेंगे, और आज की जो क्लास है उसका हम ये कर लेंगे। ठीक है। देखो, 31 वाला क्वेश्चन था आपका, बाप बोल्डर। ठीक है, ये आज शुरू होने वाला था वैसे टॉपिक आपका। कल की क्लास याद हो तो मैंने बताया था जाते जाते बाप बोल्डर के बारे में भी। ठीक है। कोई नहीं, आज की ये होगा टॉपिक, आज शुरू हो जाएगा ये बाप बोल्डर वाला आपका। मैं टेंशन लीजिए। तो ये मैंने बताया था कल, परमो कार्बोनिफेरस काल। मैंने कहा परमो कार्बोनिफेरस काल था आपका। परमो कार्बोनिफेरस काल। ठीक है। और मैंने बताया था इस समय ये क्या कि जो आपकी हिम होती है, हिम उस समय, ये जो आपका बाप बोल्डर है जो फलोदी में वर्तमान में पड़ता है, वो उस समय क्या था, यहाँ पर बर्फ जमी हुई थी, और बर्फ के दौरान जब आपने देखा होगा हिमस्खलन होती है, जैसे नदी बहती है ना, जैसे हिमनद का नाम सुना होगा आपने। जैसे एक तो नदी होती है, नदी तो द्रव अवस्था में बहती है, कैसे अवस्था में बहती है, द्रव अवस्था में। और हिमनद होता है आपका, हिमनद की बात करते हैं तो बर्फ है, बर्फ धीरे धीरे क्या होती है, नीचे की तरफ खिसकती रहती है, तो उसे हिमनद के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे के जो हिस्से में जो पत्थर होते हैं वो लुढ़क कर जब नीचे की तरफ आते हैं तो गोल गोल उनकी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। जैसे नदी का पत्थर देखा आपने, बिल्कुल गोल गोल होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, चारों तरफ से क्या होता है, चिकना होता है। तो उसी प्रकार की जो गोलासम चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा था आपका, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण है राजस्थान बांगर में, ये भी आज आपका टॉपिक आएगा तो इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है। इसमें ध्यान रखना आपका, जो हमने कहा जो शेखावाटी है ना, शेखावाटी, शेखावाटी जो बेसिन है, इसको हमने कहा निम्न भूमि का क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र। और इसमें एक नदी बहती है, कौन सी, कांतली नदी। कौन सी नदी बहती है, कांतली नदी। और ये कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में बहती है, सीकर, झुंझुनू। और इसी के बहाव क्षेत्र को आप क्या कहते हो, तोरावाटी। और इसके आसपास जो नदियां, वो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तोरावाटी की पहाड़ियां। तो ध्यान रखना, ये अंतः प्रवाह, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र होता है, क्योंकि ये दो ही आपके क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में आपके कितने शामिल होते हैं। पहले आपके शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू शामिल होता था। अभी उत्तरी डीडवाना का जो पार्ट है आपका, वो हल्का सा वो भी शामिल होगा। तो कहने का मतलब है, जो कांतली नदी है शेखावाटी क्षेत्र में शुरू होती है और वहीं पे जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो क्या है, जो राजस्थानी जो बांगर है ना, राजस्थानी बांगर, और ये राजस्थानी बांगर भूमि है वो शेखावाटी क्षेत्र में ही आएगी। जो बांगर भूमि का जो क्षेत्र होगा, बांगर होती पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करेंगे चर्चा इसके बारे में। उसके बाद में आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लूणी बेसिन है, नेहड़ प्रदेश है, आज चर्चा होगी या कल चर्चा हो जाएगी इसकी। इसमें ध्यान रखना, जिसको पता है, नागौरी उच्च भूमि, डोरा पर्वत है, डोरा पर्वत है, वो नागौरी उच्च भूमि में नहीं है। इसका आंसर लगा लीजिए आप, चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करेंगे तो आगे क्या करेंगे फिर, तो सारा का सारा बी आंसर लगा लीजिए। 34 नंबर में, 33 में बी आंसर लगा लीजिए, अभी करेंगे चर्चा इस पे भी। 34 नंबर में आप है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लूणी जवाई बेसिन। ठीक है, लूणी जवाई बेसिन। अभी क्वेश्चन है अभी, या तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी अभी ये डिस्कशन देखना चाहेंगे, नहीं तो उनका पेपर कैसे देंगे, उनको आंसर तो सारा पता लग जाएगा। या तो कल की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, हैं। हाँ, क्योंकि इसको अभी कर देंगे तो ऑनलाइन वाले को पीडीएफ देंगे, कहेंगे सर देखो हमने तो पूरे में पूरे कर दिए हैं। आपको कोई डाउट हो वो बता दो, कि ये क्वेश्चन है ना जो अभी, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो अभी आपका जो टॉपिक हो गया ना, सुनिए मेरी बात, एक तो 38 नंबर देखिए जो आपका हो चुका है, इसमें कोई डाउट आपको है। हाँ, वो देख रहे हैं। 38 नंबर में कोई डाउट किसी को नहीं है। ड्यून का मतलब होता है आपके जो बालू का स्तूप होता है ना, बालू मिट्टी होती है, उसको ड्यून बोलते हैं। टीले है ना, टीले, जो टिब्बे है ना, आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको, टिब्बे, उसको ड्यून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यून। और कल की क्लास में आपको पता है हमने बालू का मुक्त और बालू का युक्त है, तो बालू का ड्यून मुक्त का मतलब बालू का मुक्त है। तो इसमें दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, पोखरण और फलोदी, दिखाई दे रहे हैं।
उसके अलावा जैसलमेर इसमें शामिल कर दिया, बीकानेर कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वही ऐसे आंसर मिले। जिसको ये याद है कि हमने 3 का नाम लिखा था, याद हो तो हमने बालोतरा का लिखा था, ठीक है, फलोदी का लिखा था, और किसका, पोखरण का। तो जिसमें देखो ये 2 नाम मिल रहे हैं, फलोदी और पोखरण, किसमें मिल रहे हैं आपके, डी ऑप्शन में। ठीक है, इसके अलावा आपका 39 नंबर में कोई डाउट आपको, 39 नंबर में कोई डाउट है? पता है पलाया झील कल ही पढ़ी थी हमने, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद में 41 नंबर में कोई डाउट किसी को? इसमें आप नोट डाल के लिख लेना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कल जो आपकी जो रजिस्टर है उसमें लिख लेना नोट डाल के। जो बालू का स्तूप है ना, बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, साहित्य की भाषा में, साहित्य की भाषा में धोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोरे। यानी जैसे आपने देखा धरती धोरा रही, ये गाना सुनते हैं, साहित्य की भाषा मतलब कोई रचना आप कर रहे हैं, उसमें क्या है कहा जाता है इनको? धोरे। और वहीं पर स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है? धरियन। स्थानीय भाषा मैंने बोला था, लिखवाया नहीं था आपको, जिक्र भी किया था मैंने। स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है? धरियन, धरियन। साहित्य की भाषा में से क्या कहा जाएगा? धरियन। ठीक है, नोट डाल के आप लिख लेना है। अभी आ रहे हैं, चल रहे हैं, 50 पे भी चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में 41 नंबर में किसी को डाउट? देखो 41 नंबर है वो स्वयं के विवेक पर आधारित है। 41 का आंसर मैं बता देता हूँ, सी आंसर। किस किस का आंसर सही था? अब देखो इसमें मैंने बताया नहीं, देखो नहीं मैंने वैसे भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, कैसा पूछे कैसा नहीं पूछे, डिट्टो आपको लिखवाई नहीं जा सकती है। ठीक है, इसमें एक बात बताओ, इसमें सी ऑप्शन देखो, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है? कहने का मतलब है कि इसमें पूरा का पूरा आपका बालू का स्तूप पाए नहीं जाते। तो क्या पश्चिमी रेगिस्तान में जोधपुर है आपका, पश्चिमी रेगिस्तान का पार्ट है, तो क्या बालू का स्तूप नहीं पाए जाते उसमें? पाए जाएंगे, जोधपुर में बालू का स्तूप है। अब पाए जाएंगे, जिसको ये पता है कि भाई जोधपुर है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है पूरा का पूरा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और आपका बालोतरा का, और जोधपुर का पार्ट, फलोदी का पार्ट है, ये मुख्य रूप से किस में आते हैं? थार रेगिस्तान के अंतर्गत मुख्य भाग में आते हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि क्या है, यहाँ पर क्या बालू का स्तूप पाए जाएंगे? अब बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, यहाँ पर सी ऑप्शन को हटा दीजिए। अब सी ऑप्शन को हटा देगा तो बचा कितना? बाकी के बारे में आपको पता है नहीं पता आपको, सीधा सा आपने देखा कि ये तो नहीं है, उसको हटा दो, बचा क्या फिर? ठीक है, आगे लोनी का क्षेत्र है, ये मैं करवाऊंगा आज, ये भी हुआ नहीं है आपका। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों को मिलाकर की गई है? अगर इसमें अगर थोड़ा सा मैप भी अगर किसी को ध्यान है कि प्रतापगढ़ का, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये नोट हो गया सभी का? समझना एक बार, जब राजस्थान की बात करते हैं ना अपन, अब आप कहेंगे सर राजस्थान में प्रतापगढ़ यहाँ पड़ता है, ये क्या आपका, अगर मैप याद है आपको तो आप कहेंगे सर प्रतापगढ़ ये है आपका। ठीक है, अब ध्यान देना, पहला ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जिले भी मैं बता देता हूँ। देखो ये नीचे का भाग, ये क्या है आपका? बांसवाड़ा। ये इधर का भाग है, ये क्या है आपका? बांसवाड़ा। इसके ऊपर क्या है? चित्तौड़गढ़। या मैप में इधर क्या है आपका? उदयपुर। और इधर क्या है आपका? डूंगरपुर, डूंगरपुर। अब देखो ऑप्शन में पहला है उदयपुर, बाड़मेर और आपका डूंगरपुर। अब कहेंगे सर बाड़मेर तो ये है, बाड़मेर यहाँ पर, बाड़मेर ये है, अगर ये तो आप कहेंगे सर कहाँ प्रतापगढ़ कहाँ बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है उदयपुर, पाली, पाली आप कहेंगे सर यहाँ पर पाली है, ये यहाँ पर क्या है आपका? पाली। तो पाली का भी संबंध आसपास ही नहीं है इसके। उसके बाद में आप तीसरे में देखेंगे बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और चौथा एक बार देख लेते हैं, चौथे में भी पाली है, तो चौथा भी। तो बचा किस कौन सा? तीसरे में चित्तौड़गढ़, आप कहेंगे सर बिल्कुल चित्तौड़गढ़ की सीमा लग रही है। इधर कहेंगे सर बिल्कुल उदयपुर की लग रही है, नीचे की तरफ इसकी किससे? बांसवाड़ा से लग रही है। तो थोड़ा सा मैप भी आपको ध्यान होगा तो भी आप आंसर कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, हर चीज आप रट नहीं सकते हैं, हर चीज को आप कितना क्या रटेंगे। आपने ये रट लिया, आगे अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया निम्न में से कौन से जिले से आपके प्रतापगढ़ जिले में मतलब सीमा शामिल नहीं की गई, और वहां पर दे दिया आपका, एक ऑप्शन दे दिया चित्तौड़गढ़, दूसरा दे दिया उदयपुर, तीसरा दे दिया बांसवाड़ा, चौथा दे दिया डूंगरपुर। ऐसा भी तो पूछ सकता है कि भाई किस जिले से क्षेत्र शामिल नहीं किया गया। अभी तो पूछ लिया किस किस जिलों को शामिल किया गया, किस किस जिलों में से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र है निकाला गया। ऐसा भी तो पूछ सकता है किस जिले का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे तो हर एक प्रेस्पेक्ट अपन देखेंगे तो ऐसे तो एक ही टॉपिक करे जाएंगे। तो थोड़ा सा अपना विवेक है उसको काम में लेना है, समझ को काम में लेना है। ठीक है, वहीं पर आगे 44 नंबर में कोई डाउट? मैंने क्लास में बोला भी था, और मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैंने कहा सभी बच्चों को ध्यान में, पहले पाली के साथ में 8 लगते थे, 8 लगते थे, और ये क्वेश्चन पूछेगा और पहला ही ऑप्शन 8 देगा है।
मैंने लिखवाया भी था, मैंने बताया भी था कि भाई 7 जिले, मैंने एक जयपुर का भी लिखवाया था और एक आपको जयपुर का भी बताया था और इसका भी बताया था, याद है आपको? और मैंने स्पेशल क्लास में ये बोला भी था कि भाई बच्चों को दिमाग में पहले आता था सबसे ज्यादा जिले किसके साथ लगते हैं, पाली आठ, पाली आठ। और ये क्वेश्चन देखो और पहला ही ऑप्शन क्या होगा, 8। और आधे से ज्यादा लोग वहीं 8 में रह जाएंगे। मैंने कहा अब कितने हो गए आपके, 7 हो गए, क्या हो गए? हाँ, ठीक है, जयपुर के भी 7 थे। उसके बाद में 45 नंबर है, झुंझुनू किस संभाग के अंतर्गत आता है? जयपुर, कोई डाउट इसमें? गंगानगर से हनुमानगढ़ को कब अलग किया गया? 94 में। ठीक है, उसके बाद में 97 में आपका करौली हुआ था, वो 19 को हुआ था। कोई ठीक है। उसके बाद में उदयपुर संभाग में कितने हैं, ये मैंने बताए थे, 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जोधपुर लिखवाया है आपको। एक 50 में आप लोगों को डाउट हुआ होगा, ठीक है, 50 में मैं बता दे रहा हूँ आपको। 50 नंबर क्वेश्चन है, देखो उसमें ये लिख लेना, या तो काफी बार राम लुभाया समिति का देखा था हमने, राम लुभाया समिति, ठीक है। राम लुभाया समिति से आपने, ये अशोक गहलोत के समय में क्या हुई थी, अशोक गहलोत के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था और ये गठन कब हुआ था, 2022 में, 2022 में, 2022 में, ठीक है। अब पता है ये पेपर है, ये किसी और पर्सन से बनवाया जाता है, और पर्सन से, यानी ये पेपर मैं नहीं बनाता अगर, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं बनाऊंगा तो सबाई सी बात है, मैं लिखवाया उसी में से बनाऊंगा। क्योंकि एग्जामिनर ये तो है नहीं कि मैं जैसा लिखवाया वैसे ही लिखे, तो ये जानबूझ के पेपर किसी और से बनाया जाता है कि भाई कम से कम अब मैं बनाने बैठूंगा तो मैं तो ये लिखूंगा ना कि भैया हाँ ये लाइन लिखवाई थी कल बच्चों को, मैं जाके क्लास में ढिंडोरा पीटूंगा, देखे आ गया। तो ये जोधपुर से बन के आते हैं पेपर, वहाँ की जो टीम है उनके द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि क्या है कि मैं लिखवाया है वो भी शामिल हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो ये पता लग जाए, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बहुत सतही सा है, मैं बनाऊंगा तो हार्ड होगा थोड़ा सा, ठीक है। एक पेपर है बीच में, जब आपका हो जाएगा तो एक अच्छा सा पेपर मैं बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब राम लोभाया समिति है, इसका गठन हुआ आपका 2022 में, किसके समय में, अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। इस समिति की सिफारिश पर है आपका 7 सितंबर को 2023 को आपने क्या किए, 1900 जिले बना दिए और क्या कर दिए, 3 संभाग बना दिए, 3 क्या बना दिए, संभाग बना दिए। कोई डाउट इसमें? उसके बाद में आपको पता है कि क्या आई, फिर बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी सरकार में आपके भंवरलाल, सॉरी भजनलाल, भंवरलाल नाम आ गया हो जाता है भजनलाल क्या होता है कि काफी बार किसी और की, जैसे मैं अभी याद किया अभी जैसे एक एक में चल रहा चैप्टर, चल रहा आपका किसका, महाद्वीप का, ठीक है। एक में चल रहा है कि भाई देश के जो अपने वहां पर, अब वहां पे कल अक्षांश देशांतर का टॉपिक चला, बार बार वहां पे आया कि भाई अक्षांश रेखा है, उसमें 3 महाद्वीप तो नाम नहीं आए, उसमें 3 देशों से बार बार। अब वो क्या है कि जो टॉपिक चल रहा होता है किसी क्लास में, जैसे ये नाम चल रहा है, अब दिमाग में वही वो चढ़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भजन लाल शर्मा है, उसकी सरकार जब भी आई, ठीक है। इसके द्वारा फिर क्या किया गया आपको पता है, इसमें एक मुख्यमंत्री बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, 2 बनाए गए वैसे तो, उप मुख्यमंत्री। उस उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रेमचंद बैरवा, प्रेमचंद बैरवा, प्रेमचंद बैरवा। अब ध्यान देना, अब क्या हुआ, भजनलाल शर्मा ने इस जिलों की समीक्षा के लिए, जो नवगठित जिले हैं इनके द्वारा, जो नवगठित जिले हैं आपके, नवगठित जिले, जिलों की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया। क्या किया, समिति का, एक उप समिति बोल सकते हो, समिति का गठन, किसकी अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष कौन बने आपके, प्रेमचंद बैरवा। अध्यक्ष किसको बनाया, प्रेमचंद बैरवा। फिर प्रेमचंद बैरवा के निरीक्षण में, फिर इन्होंने क्या किया अपने निरीक्षण में, इनके निरीक्षण में, इनके निरीक्षण में ललित के पंवार, ललित के पंवार उप समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर पूछा जाए समीक्षा हेतु किसका गठन किया गया, तो समीक्षा के लिए तो कौन आएगा आपका, अगर क्वेश्चन पूछा कि समीक्षा हेतु गठित समिति, तो कौन सी होगी, प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में। और इन ललित के पंवार है, इन्होंने कहा कि भाई आप ये जो फालतू के छोटे मोटे जिले बनाए हैं इनको क्या करो, समाप्त करो। और जो आपके जो जिले समाप्त किए गए, तो आपको देखो कितने रखे, 8, तो 11 जिले एवं 3 संभाग, 3 संभाग रद्द किए। तो आप कहेंगे किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, तो आप कहेंगे ललित के पवार। समाप्त करने की बात आती है कि रद्द किसकी समिति की सिफारिश पर किया, तो ललित के पवार करना है आपको, ठीक है। अगर समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की है, तो समीक्षा का ही नाम आए तो आप कहेंगे कौन होगा, प्रेमचंद बैरवा नाम होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगर डाउट होता है बार बार तो आपको जल्दी से, ठीक है।
रामलुभाय समिति 2023 में रिपोर्ट दी थी हरीश, गठन इसका वहां पर मैंने रिपोर्ट है ना 2023 वैसे लिखवाया है कि 2000 इसकी समीक्षा के आधार पर 2023 में नवगठित जिलों का गठन किया गया था। इस समिति की स्थापना नहीं लिखवाई थी वहां पे, स्थापना इसकी पहले हो गई। पेपर नहीं आया ऑनलाइन, आ जाएगा सर जी, कल हल कर लेना। हाँ कल ही करेंगे, अभी तो थोड़ा बहुत वैसे किया है, कुछ किसी ने कोई देखा है, ठीक है सर ये सही रहेगा, नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, अभी कोई क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन है जो बच्चों को डाउट थे उन्हीं पे। अभी आ गई होगी, सेल डाउन हो गए थे, आगे आगे आवाज। राम कुमार आवाज आ गई है, राकेश से साउंड आ गई होगी, अभी आ गई होगी। हाँ बताइए क्या कह रहे हो। संभाग रद्द, रद्द 3 किए थे ना ऊपर, मैंने लिखा नहीं 3 संभाग है, इनको रद्द कर दिया ना। हाँ सेल डाउन हो गए थे, अभी आ गई होगी आवाज। सरवन आ गई आवाज, बनवारी ठीक है, वॉइस आ गई होगी, लवकुश आ गई होगी, राम कुमार ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का। हो गया, ये लिख लिया सबने। ध्यान देना, लास्ट अपन ने कुछ संरचनाएं अपने देखी थी, उसी में कुछ का नाम जो रह गया था, कुछ जिक्र रह गया था, उसमें लिखो इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग आया था क्या क्वेश्चन, ऑप्शन में था क्या, कोई नहीं तो इंसेलबर्ग लिखो। इंसेलबर्ग की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली पर्वतीय संरचनाएं, तीव्र ढाल वाली पर्वतीय संरचनाएं संरचनाएं होती हैं, जिनके चारों और पानी का जमाव होने से इन्हें इन्हें द्वीपीय पर्वत भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है। उसी में लिखेंगे, यह जर्मन भाषा का शब्द है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना लेंगे, ठीक है।
इसके चारों ओर ये पानी सा कर लेना। तीव्र ढाल पर्वत, जल का जमाव, ठीक है। और इसी के मध्य में लिखना इंसेल वर्ग। कहने का मतलब कोई पर्वतीय क्षेत्र है, चट्टानी भाग है, उसके चारों ओर पानी है, वो जमा होने की वजह से इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिसे, अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि इसे क्या है, द्वीपीय पर्वत कहते हैं। अब ध्यान रखना द्वीप किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। एक नाम सुना होगा आपने, प्रायद्वीप। क्या नाम सुना होगा, प्रायद्वीप। एक नाम सुना होगा आपने, द्वीप। ये थोड़ा लाइट दिख रहा होगा। हम्म। एक नाम सुना होगा आपने, प्रायद्वीप। एक नाम सुना होगा, द्वीप। प्रायद्वीप का मतलब जो तीन और पानी से घिरा होता है, तीन और जल से घिरा होता है, उस भूभाग को आप क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। जैसे आपने कहा ना भारतीय प्रायद्वीप। अब भारतीय प्रायद्वीप का मतलब क्या है कि देखो आप देखोगे तो ये देखो भारत की, दक्षिण भारत की ये स्थिति है, ठीक है। इसके ऊपर का भाग क्या है आपका, उत्तर भारत है, उत्तर भारत। और ये क्या है आपका, दक्षिण भारत है। इस दक्षिण भारत के इधर देखोगे तो क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर आप देखते हो तो क्या है, अरब सागर है आपका, क्या है, अरब सागर। नीचे की तरफ देखोगे तो क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो तीन और किससे घिरा है ये दक्षिणी भारत, देखो पानी से घिरा है, पानी से घिरा नहीं घिरा। और इसलिए दक्षिण भारत को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और इसी भारत को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो कहने का मतलब प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन और किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। वहीं पर अगर आप कहेंगे सर द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप की अगर बात करते हैं तो द्वीप क्या होता है, चारों ओर से पानी से घिरा होता है, चारों ओर से जल से घिरा, चारों ओर जल से घिरा होता है, उसे क्या कहेंगे, द्वीप। अब ये पर्वतीय क्षेत्र है, अब इसके चारों ओर पानी है, तो बीच में एक स्थल मंडल का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, पर्वतीय भाग। तो आप क्या कहेंगे इसे, चारों ओर पानी से घिरा है तो इसलिए क्या कह दिया, द्वीप। और पर्वत है तो क्या कह दिया, द्वीपीय पर्वत। इसलिए इसका नाम क्या कह देते हैं, द्वीपीय पर्वत कह देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से जो करने वाला है आपको लग रहा है, ठीक है। हो गया। कोई ऐसा भी है जो आज पहली, पर आज तो संडे को तो कौन आएगा पहली क्लास में, आपके पहली क्लास है, हो गया सबका। अब ध्यान रखना, एक हेडिंग और डालेंगे आप, पेडीमेंट। पेडीमेंट, पेडीमेंट में लिखेंगे इसे ग्रीपद नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित पर्वतीय, पर्वतीय क्षेत्र जिनके पास, जिनके पास बालुका स्तूपों का जमाव पाया जाता है, पाया जाता है। सेम वही डायग्राम बनेगा, बस अंतर क्या होगा इसमें, वहां पर चारों ओर क्या थे इसके,
जल का जमाव था, यहाँ पर आपका जल का जमाव नहीं देखने को मिलेगा। अब ध्यान देना इसका निर्माण कैसे होता है। ये तो रेगिस्तानी क्षेत्र का भूभाग है। अब एक बात बताना, यहाँ से अगर हम कहें कि कोई पवन परवाह जा रहा है, पवन परवाह जा रहा है, पवन यानी आप कह सकते हो कि भाई, जैसे कि अब मैं इसको, आप कई लोग इसको क्या कहते हैं, हवा, हवा कहते हो। ध्यान देना, आपके सामने शब्द आते हैं तीन, पवन, वायु, हवा, तीनों एक ही है। तीन शब्द आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पवन, हवा, वायु है। तीनों शब्द आप उच्चारण जब आप करते हैं तो तीनों शब्दों का उच्चारण जब आप करते हैं तो तीनों का मीनिंग भी एक ही होता है या अलग होगा कुछ। पवन क्या होती है, हवा क्या होती है, वायु क्या होती है, तीनों एक ही है अलग है? एक ही है। किस किस को लगता है अलग अलग है? अलग अलग है तो पूछूंगा भी मैं, भाई अलग क्यों है? बस कहते हैं सर आपने पूछ लिया तो अलग ही होगा, नहीं तो आप पूछते नहीं। आपके हिसाब से एक है। ध्यान देना, ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे में ये लाइट, ये सॉरी, फैन वैन सब बंद कर दिया जाए और ये गेट लगा दिया जाए, तो इस कमरे में हवा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हवा का मतलब क्या होता है, जो शांत अवस्था होती है ना, शांत अवस्था, कहने का मतलब इसमें पंखे वंखे सब बंद कर दिए तो इसमें हवा है, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, तो वो क्या कहलाती है आपकी? हवा। आप कहते हैं ना हवा चल रही है, हवा कभी नहीं चलती है, ध्यान रखना। हवा बिल्कुल शांत रहती है। इस कमरे में जब आप लोग चले जाओगे, पंखे वंखे सब बंद हो जाएंगे, तो इस कमरे में जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? हवा रहेगी, ठीक है। तो हवा क्या है, बिल्कुल शांत अवस्था होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद में पवन की अगर बात करते हैं तो यह क्षैतिज प्रवाह होता है। क्या होता है? क्षैतिज प्रवाह। और वायु की अगर बात करते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह। अब ये भी नहीं पता कईयों को तो क्षैतिज क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है। ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि हवा है जो इस कमरे में, अब ये नीचे से उठकर ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो ये क्या है? उसका ऊर्ध्वाधर प्रवाह। क्या प्रवाह है? ऊर्ध्वाधर। इसी ऊर्ध्वाधर को आप क्या कहते हो? तो लंबवत भी कहते हो। तो क्या कहते हो? लंबवत प्रवाह। क्षैतिज क्या होता है आपका? समानांतर। क्या होता है? समानांतर। अगर यहाँ से हवा चलकर उस दीवार की ओर जाए तो ये क्या होगी आपकी? पवन होगी। ये क्या होगी आपकी? पवन। अब ध्यान रखना, ऊपर से जो पंखा चलाते हो वो आपको क्या देता है? वायु देता है। क्या देता है? वायु, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। और जैसे ये चल रहा है, साइड से क्या दे रहा है मेरे को? हवा दे रहा है, पवन दे रहा है क्या दे रहा है? पवन। पर हम आम उच्चारण की भाषा में सभी को क्या कहते हैं? एक ही कहते हैं। जितनी भी साइड से जितने भी आंधी वगैरह आती है ना आपकी, वो सारी पवनों के रूप में आती है। जो आप कहते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी वो हवा नहीं, ठंडी ठंडी क्या चल रही है आपकी? पवन चल रही है। लेकिन हम उच्चारण की भाषा में उसको भी क्या कह देते हैं? हवा कह देते हैं। अब आपको पता है कि जब मौसम गर्म होता है तो हवा है, गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती है। हवा को आप गर्म करोगे तो हल्की होगी, हल्की होकर क्या होती है? ऊपर उठती है। तो वो गर्म होकर ऊपर उठती है, वो क्या है? वायु। वो क्या कहलाती है? वायु कहलाती है। तो तीनों में अंतर है। अब एक बात बताओ, ये इधर से उधर जा रही है और ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। अब एक बात बताओ, कभी भी आपने देखा आंधी वगैरह चलती है, तो आंधी वगैरह है वो चलेगी, तो वो हमेशा क्या होती है कि आंधी, जैसे आपने देखा बबूलिया का नाम सुना कल? बबूलिया का नाम सुना कभी आपने? देखा आपने तो बस इतना पढ़ लिया कि इसमें क्या रहता है? भूत रहता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? ध्यान रखना, क्या होता है, कोई क्षेत्र विशेष होता है, क्षेत्र विशेष है। अभी ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश आता है तो इस क्षेत्र विशेष का जो हवा है वो बिल्कुल गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म। और गर्म होकर यहाँ पर ये क्या है? यहाँ की सारी हवा क्या है? ऊपर उठ जाती है। हल्की होगी, हल्की होकर क्या होगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठने से इस वाले क्षेत्र में यहाँ वाला जो भाग होता है आपका, यहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति बनती है। लो प्रेशर का मतलब क्या है? आपकी निम्न वायुदाब। लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब। अब वायुदाब क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर आपका लो प्रेशर है, इसके जो दूर का भाग है, इधर का भाग है, आप कहेंगे सर इधर तो हाई प्रेशर है, इधर भी क्या है आपका? हाई प्रेशर है। हमेशा उच्च वायुदाब से पवनें चलती हैं निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। अब इधर भी इसके हाई प्रेशर है, आप कहेंगे सर इधर भी हाई प्रेशर, लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है? लो प्रेशर। अब क्या होती है, जिधर जिधर उच्च वायुदाब है वहां से पवनें चलना शुरू हो जाती है किधर? लो प्रेशर की ओर। अब इधर से ये पवनें बहना शुरू होंगी आपकी किधर? इस लो प्रेशर की ओर। इधर से भी ये पवनें बहना शुरू होंगी किधर? इस लो प्रेशर की ओर, निम्न वायुदाब की ओर। और ध्यान रखना, कभी भी पवनें है समकोण पर नहीं आती, ऐसे नहीं काटती, कभी भी ऐसे नहीं काटती हैं। पवनें हमेशा आएंगी तो पवनें हमेशा आती हैं, तो जैसे इधर से जो पवन आई ना, यहाँ पर मान लेते हैं लो प्रेशर है, यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर। तो पवन इधर से आती है और आके सीधी नहीं टकराएगी, थोड़ा सा इसके ऐसे घूमेगी,
इधर से कोई आ रही है आपकी पवन, तो सीधी आके नहीं टकराती, थोड़ा सा ऐसे घूमेगी। इधर से कोई पवन आ रही है तो वो थोड़ा सा इधर घूम जाएगी ऐसे, और इधर से कोई पवन आ रही है तो वो भी ऐसे घूमेगी। कभी भी लंबवत नहीं काटती हैं, ये ध्यान रखना। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ड ज्योग्राफी वाला पवन और पवन संचरण तंत्र, तो वहां पर ये सारी की सारी आपको जानकारी। तो कहने का मतलब बिल्कुल लंबवत नहीं आती, और ये कहते हैं इसके चारों ओर ऐसे राउंड में ऐसे ऐसे घूमना शुरू होंगी। अब यहाँ पर जब ये पवने आएंगी, तो पवने आने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया आपका लो प्रेशर, और इधर हाई प्रेशर। तो ये पवने आएंगे तो ये बिल्कुल लंबवत नहीं आएंगी, ये क्या होंगी ऐसे बाउंडर के रूप में ऐसे घूमना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होगा आगे पवनों की भाव के साथ में क्या होगा आगे बढ़ेगा। और आपने कभी देखा होगा, कभी कहते हैं कि भाई देखना नहीं चाहिए, देखोगे तो आपकी ओर आ गया। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कहते हैं कि भाई, अब एक बात बताओ, इसमें तो भाई कोई भूत वाले कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भूत वाला कॉन्सेप्ट क्यों ला दिया इसमें? क्योंकि ध्यान रखना, आप जब पढ़ेंगे कि देखो, आपने कभी देखा देवताओं की अगर हम बात करते हैं, सूर्य भगवान माना, वायु को आपने क्या माना, हवा को क्या माना, देवता से माना, अग्नि को आपने क्या माना, देवता माना, अग्निदेव है। ठीक है, वर्षा को आपने क्या माना, देवता माना। वहीं इसको क्या माना, भूत। समझ की बात है कि भाई इसको क्या माना, भूत। देखो ऐसी नहीं है कि भाई देवता कैसे हुए, देखो हम अपने दोनों ही स्तर पे देखते हैं। अब एक बात बताना, जिस चीज को हमने समझ लिया, जिस चीज को समझ लिया हमने, उसको तो हमने कर दिया, स्वीकार कर लिया। जिस चीज को हमने समझ लिया उसको हमने स्वीकार कर दिया। हमने मिट्टी को क्या माना, भूमि की माता, उर्वरता की देवी। जो चीज हमें सीधी सीधी समझ आ गई उसको तो हमने कर लिया स्वीकार, वो देवता नहीं है। देवता किसको बनाया, जिसको हम समझ नहीं पाए और जो हमारे लिए अच्छा था। अब एक बात बताओ, आदि मानव थे पहले आप, जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, हाँ हाँ मतलब पूर्वज, ठीक है। अब एक बात हो, अब उनको क्या पता कि भाई सूर्य है, आपको पता है कि आज मैं कहूँ कि भाई सूर्योदय कैसे होता है, तो आप कहोगे सर पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। अब घूर्णन कर रही है तो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, हमने कहा पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन। पूर्व का भाग सूर्य की तरफ पहले जाता है तो सूर्योदय हो जाता है। तो आपको अभी पूछे तो आप कहेंगे कि सर सूर्योदय है इस वजह से, पहले वाले को थोड़ी पता था। अब रात के समय में डर ज्यादा लगता है, दिन में ज्यादा लगता है, समझ की बात है। रात को आपको खतरा ज्यादा होता है, दिन में ज्यादा होता है। रात को जंगल में हो तो रात को, दिन में कैसे होगा, ठीक है। दिन में तो फिर भी आदमी जगा रहेगा, देखता रहेगा, हाँ भाई चौकन्ना रहेगा, ठीक है। रात में तो सोएगा ही, सोएगा तो पता लगा कोई रात को उठा ले गया, किसके पेट में बैठे हो, है। तो कहने का मतलब है कि रात के समय में जब रात होती तो लोग डरते थे। अब सुबह सूर्य आया, अब उनको ये नहीं पता सूर्य आया कैसे, अब उनके लिए तो उजाला लेके आया, बोले ये तो अच्छी चीज़ है। अब उसको पूजने लग गए, बोले ये तो क्या है, भगवान है, तो क्या नाम दे दिया, सूर्यदेव। अब वर्षा है, वर्षा हुई, पैदावार होगी। आपको भी तो वर्षा होती अच्छी लगती नहीं लगती, वो बात अलग है कि दूसरे दिन वो कीचड़ विचड़ में चलना मुश्किल लगता है आपको, वैसे तो अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपको आज मैं कहूँ कि वर्षा कैसी होती है तो आप कहोगे सर क्या हो गया, तापमान नहीं, इंद्र भगवान तो आप वो बात कर रहे हैं। आज के समय में अगर मैं कहूँ कि वर्षा कैसे होती है तो आप कहोगे सर सूर्य का प्रकाश है, जमीन पे आया, यहाँ की हवा गर्म हुई, आसपास का जो जल था उसको अपने साथ भाप बनाकर ऊपर उठी, ऊपर उठी, जैसे जैसे ऊपर गई तो तापमान में कमी आई, तापमान में कमी आई तो क्या हुआ, वायु ठंडी हुई, ठंडी होकर संघनन हुआ, छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें आपस में चिपकना शुरू हुई, चिपक कर ये बादल बनी और बादल से ये पानी क्या हो गया, नीचे आ गया। तो आज के समय में ऐसे कहोगे, उस समय क्या था, उनको पता लगा ये बादल आ गए। बचपन में नहीं देखा कि वो व्हाइट वाला बादल देखो, वो ऐसे चलते थे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, बोले ये पानी भरने के लिए जा रहे हैं, बचपन में देखा होगा। और कहीं ये पानी भर के आ रहे हैं, ये काले वाले कहे पानी भर के लेके आ रहे हैं, और ये सफेद वाले वो क्या कर रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं। फिर बचपन में कहते कहाँ से, बोलो वो नाम सुना समुद्र का बहुत बड़ा उधर समुद्र है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से ये जाके पानी भर भर के लाएंगे और ये वर्षा करेंगे। तो सेम कहानी, तो उनको क्या कर दिया, वर्षा का देवता मान लिया आपने। वैसे इसको बबूलिए को भूत क्यों बना दिया, क्यों, जो चीज अच्छा करके जाती है उसको तो आपने क्या कर दिया, देवता। अब ये बबूलिया कभी अच्छा करके जाता है क्या आपका, है। आपकी फसल कटी होगी, फसल को उखाड़ के फेंकाएगा, कोई बच्चा चपेट में आ गया तो बच्चा गया काम से, है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, तो ये नुकसान करके जा रहे हैं। अब नुकसान जो करके जाएगा वो क्या होगा, भूत ही होगा। तो इसको क्या कह दिया, बोले इसमें क्या दिखता है, भूत दिखता है, ठीक है। और आप बचपन में पता नहीं कितने जूतियां फेंक दी होंगी, चप्पल फेंक दी होंगी, या नमक फेंक दिया होगा देखने के चक्कर में भूत, पर आज तक नहीं दिखा होगा। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी जब हमने कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवनें चलती हैं, हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी ऐसे, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी जमा है, क्या है, मिट्टी का जमाव है यहाँ पर। अब ये पवनें चलेंगी तो अपने साथ मिट्टी का जमाव लेके आगे जाएंगी अपने साथ, और ये यहाँ पर टकराएंगे इस पर्वतीय भाग में। तो ये जो गिरिपथ वाला भाग है ना, ये इधर का जो भाग है, ये सारी की सारी मिट्टी, क्योंकि पर्वत को चीर के आगे तो जा नहीं सकती, अभी सारी मिट्टी का जो जमाव है वो क्या होगा, इसकी जो ये नीचे वाला भाग होगा, यहाँ पर क्या होगा, उसका जमाव होगा। और ये जमाव है, इसी को आप क्या कहोगे, आपका पेडीमेंट, क्या कहेंगे, पेडीमेंट। और इसको दूसरा हमने नाम दिया गिरिपद, गिरी यानी पर्वत। देखो ध्यान से देखना, नाम है गिरिपद। तो यहाँ पर गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, और पद का मतलब क्या होता है, पैर। और पर्वत के पैर कौन से होंगे, सबसे जमीन के पास होंगे। ये तो ऊपर का, इसको तो आप कहते हो पर्वत चोटी कहते हो। और गिरिपद की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर गिरिपद कौन सा है, ये वाला जो भाग है इसका पर्वत का, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका गिरिपद। और इस वाले भाग में जब इस मिट्टी का जमाव हो जाता है तो ये क्या कहलाएगी, आपकी पेडीमेंट के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
लिख लीजिए, इसमें कोई लिखने वाला है अगर ये डायग्राम बना लो वो मत बनाना है, ये इतना सा आप बनाना चाहो तो ये आप इतना आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बना लिया, जिसका बन गया है वो ठीक है, जिसको बनाना है जल्दी से बनाए, फिर चलते हैं आगे। फिर बाजदा को और देख लेते हैं, बाजदा क्या होता है। मारवाड़ी लोग कुछ भी बना सकते हैं सर जी, मारवाड़ी कुछ भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा सर करौली में सपोटरा में डूंगरी में बांध बन रहा है तो वहाँ के लोगों को सरकार हटा रही है, ऐसा नियम है। देखो मेरी बात सुनिए, इसके क्या है कि अलग अलग पहलू हैं, ठीक है। कोई भी सरकार कोई भी बांध बनाती है तो देखो दोनों ही चीज़ें होती हैं। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो विकास करना है तो विकास के साथ साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर विकास करना है तो वहाँ के लोगों को क्या है कि कुछ नियम और कानून होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना का एक विवाद था जिसमें बहुत सारे जंगल काटे जा रहे थे और उसमें क्या है लोग जा रहे थे, फिर लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया था और सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ था, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला रद्द करना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वहाँ के वन है वो नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब बांध बनाने हैं तो एक बात बताओ कि भाई इसमें फायदा क्या होता है जिस किसी पे बांध बन रहे हैं, ठीक है। पानी की आवश्यकता सब चाहते हैं कि हमारे पास पानी है, लेकिन वहाँ के सबसे ज्यादा नुकसान होता है उस क्षेत्र विशेष के जो वन्य जीव जंतु हैं उनका। अब ऐसा तो है नहीं कि बांध बनाया और थोड़ा सा क्षेत्र है, बांध किस पे बनाया जाता है, ढालू भाग में। जैसे आप करेंगे ये बन गया सबका। अब ध्यान देना, बांध जो विकास परियोजना होती है, जैसे इधर से नदी आ रही है कोई, नदी का बहाव ढाल प्रवणता की ओर गमन करता है। ढाल प्रवणता क्या होती है, जहां से ऊंचाई है और वहां से निम्न भूमि की ओर क्या करेगी, गमन करेगी। अब ये नदी है, अब आपने यहाँ पर ये बांध बना दिया, यहाँ पर आपने ये कंक्रीट का क्या बना दिया, यहाँ पर बांध बना दिया। अब ये नदी का पानी पहले जा रहा था, अब ये यहाँ पर जमा होना शुरू होगा। अब ऐसा तो है नहीं किसी क्षेत्र में रह जाएगा पानी, जहां तक ये रहेगा इतना क्षेत्र पूरा का पूरा क्या करेगा, कवर करेगा। और इस पूरे क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु हैं, जिस भी लोगों के गांव बसे हुए हैं या कोई भी वहां पर कोई खेती का कार्य कर रहा है, उन सबको वहां से क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। उसमें जिनकी जमीन वगैरह है उसको क्या है, मुआवजा दिया जाता है। और ये देखो यहाँ का पार्ट नहीं है, आपको पता होगा कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपके एफआर हैं, एफआर में एक आपने जो 19F है शायद मेरे हिसाब से, उसको आपने रद्द किया और उसे किसमें शामिल कर दिया, अनुच्छेद 300A में। और ये क्यों किया था, 19 का जो भाग एफ का जो पार्ट था आपका, ये हर किसी व्यक्ति को देता था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को अभी आपने फंडामेंटल राइट से समाप्त कर दिया और एक विधिक अधिकार 300A में डाल दिया। पहले जिसके पास संपत्ति थी सरकार चाहकर भी उसको छीन नहीं सकती थी। संपत्ति का अधिकार आपका, कोई अगर सरकार संपत्ति ले लेती है और आपका मन नहीं है देने का तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे और वहां पर उसको केस लड़ सकते थे। अब सरकार ने क्या कर दिया, वो संपत्ति का अधिकार ही समाप्त कर दिया, विधिक अधिकार दे दिया कि भाई किसी की भी संपत्ति। और ऐसा नहीं कि सरकार भाई लोगों का बुरा चाहती थी। संपत्ति का अधिकार क्यों समाप्त किया गया था, पहले क्या था कि कुछ जमींदार ऐसे थे जिनके पास में 500 हजार हजार 5,000 बीघा जमीन थी और एक तरफ से एक किसान ऐसा था जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं थी। अब सरकार को सामाजिक या आर्थिक है या विशेषकर कहीं आर्थिक समानता स्थापित करनी थी। आर्थिक समानता का मतलब हर एक व्यक्ति के पास में क्या जाए, आप आर्टिकल देखेंगे कौन सा, डीपीएसपी का 39 है शायद मेरे हिसाब से, 39A है, 39 का ए। उसमें है कि सरकार ऐसे प्रावधान करेगी जिसमें संपत्ति का संकेंद्रण एक जगह नहीं होगा। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी संपत्ति नहीं होगी, सभी लोगों के पास में संपत्ति होनी चाहिए। तो हर चीज एक पहलू है, जो वो जमींदारों से उनकी जमीन लेकर, जो गरीब किसान थे, जो भूमिहीन किसान थे, उनको जमीन बांटनी थी। इसलिए ये कानून है वो रद्द किया गया, क्योंकि जिस जमींदार के पास में 5,000 बीघा जमीन है, जब तक उसको संपत्ति का अधिकार मिल रहा है तब तक उसकी संपत्ति आप हड़प नहीं सकते, उससे उसकी संपत्ति ले नहीं सकते आप। तो इसलिए क्या किया गया, ये आर्टिकल 19 का ये प्रावधान था, इसे समाप्त किया और इसमें विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तब जाके उन जमींदारों को पकड़ा गया, बोले इधर आ जाओ। हदबंदी, चकबंदी नाम सुने हो। हदबंदी क्या होती है कि एक किसान अधिकतम इतनी जमीन रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता, वो क्या है, हदबंदी। और हदबंदी से ज्यादा जिस भी किसान के पास में, जमींदार के पास में जमीन थी, सारी की सारी सरकार ने क्या कर ली, ऑक्युपाई कर ली, हड़प ली। और उसको फिर बाद में क्या कर दिया, जो भूमिहीन किसान थे उनको बांटना शुरू किया। अब एक तरफ देखे तो किसान के लिए तो, उसके जमींदार के लिए तो उसका नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ देखे किसान के लिए क्या है, फायदा है। तो कोई भी चीज बनाई जाती है, कोई भी विकास के कार्य किए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। अब दोनों ही आपको सामना करना पड़ेगा। अब बांध बनाया जाता है, बांध है किसी क्षेत्र में पेयजल की सुविधा देने के लिए, किसी क्षेत्र में आपका हो सकता है कि सिंचाई सुविधा देने के लिए बांध बनाया जा रहा है। तो जिस क्षेत्र में पेयजल की सुविधा मिलेगी, जिस क्षेत्र में आपको सिंचाई की सुविधा मिलेगी, उनके लिए तो क्या है, वरदान है। और जिस क्षेत्र में बांध बनाया जा रहा है उस क्षेत्र के लिए क्या है, अभिशाप बन जाएगा। तो कहने का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बाद में का विषय है, बाद में कहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और लिखो, बाजदा, एक हेडिंग लिखो, बाजदा। बाजदा तो उसमें भी लिखना, रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्वतीय प्रदेशों के, पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रों के, या पर्वतपदीय, ऐसे करना, पर्वतपदीय, पर्वतपदीय क्षेत्रों में, क्षेत्रों में निम्न भूमि के क्षेत्र में, निम्न भूमि के, भूमि के क्षेत्र में, क्षेत्र में होने वाले जल के जमाव, जल के
जमाव को कहा जाता है। कहने का मतलब ये पर्वत है, इसके आसपास अगर कोई निम्न भूमि का ऐसा कोई क्षेत्र है, इसमें पानी आकर जमा हो गया, तो उसे ही क्या कहेंगे, आपका बाजदा के नाम से जानते हैं। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, समझ जाओगे आप। उसके बाद में आप लिखेंगे लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। उसमें लिखे पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में, क्षेत्र में जैसलमेर में, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ तक भूमिगत जलपट्टी, भूमिगत जलपट्टी का बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है। ठीक है, यह जुरासिक काल या जुरासिक काल काल खंड की मानी जाती है, जुरासिक काल खंड की मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, उसी में लिखेंगे इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में पौष्टिक घास पाई जाती है, पाई जाती है, जैसे जैसे सेवण घास, जैसे सेवण घास। उसी में लिखें इसे लीलण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। एक करड़ घास है, वो भी लिख लेना, करड़ घास, लीलण घास भी कहते हैं उसको, करड़ है, सेवन है, वो कहेंगे। रेगिस्तान क्षेत्र में जैसलमेर के, यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्वतपदीय, पर्वतपदीय, पर्वतपदीय क्षेत्रों में नीचे होने, अच्छा अच्छा यहाँ पर होने वाले, अच्छा यहाँ पर, यहाँ पे वाले कर लेना, होने वाले जल के जमाव को। कमल फर्स्ट लिस्ट में क्षेत्र गांव का नाम आया है, सपोर्टर में ही हो, 13 जिलों में को पानी जाएगा। हाँ बिल्कुल है, जुरासिक बता देंगे। ये हमने कहा ना कि एक भूगर्भिक समय सारणी है। ठीक है, जुरासिक काल उस काल कम को कहा जाता है जिस समय डायनासोरों का राज चलता था। जैसे हमने कहा प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में हमने कहा अरावली, वो एक कालखंड था। वैसे ही एक कालखंड आता है जुरासिक कालखंड। ठीक है, ये जुरासिक कालखंड वो था, जैसे हमने कहा कार्बोनिफेरस काल, वो अलग अलग जो समय है ना, आज के समय में अपन कहते हैं ना कि भाई दशक, दशक हम कहते हैं कि भाई आपका 10 वर्षों का समूह। ठीक है, दशक के नाम से ये बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, फिर हम कहते हैं साल, साल उससे छोटी इकाई हो गई। उसके बाद हम कहते हैं महीना, महीना उससे भी छोटी इकाई हो गई। उसके बाद कहते हैं अपन सप्ताह, उससे भी छोटा हो गया। उसके बाद हम कहते हैं दिन। तो ऐसे ही क्या है, इनका भी कालखंड बांटा गया है, प्री कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल, मेसोजोइक काल, आपका सिनोजोइक काल, ऐसे नाम दिए गए हैं इनके। और उनको भी आगे अलग अलग, जैसे सिनोजोइक काल है उसको भी 3 भागों में आपने बांट दिया। उसमें भी कौन सा बांट दिया आपका, आपका जैसे आपका पेलियोजोइक काल है वो उसमें बांट दिया आपने, मायोसीन वगैरह है वो भी अलग अलग कालखंड आपको देखने को मिलेगा। उसी में एक कालखंड आता है आपका कौन सा, जोरासिक काल। और जोरासिक काल वो है जब पृथ्वी पर डायनासोर को राज चलता था, वो जोरासिक काल है। ठीक है, इसी में आप लिख लेना धामण घास, और लिख लेना इसी में धामण घास। ठीक है, और इसी में आप लिख लेना इसे, इसे प्राचीन सरस्वती, सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, अवशेष या प्रवाह, प्रवाह माना जाता है, माना जाता है, अवशेष या प्रवाह माना जाता है। सर कितने बजे तक क्लास होगी? हाँ धामण घास भी है, बनवारी लिखवा दिया है। मोहनगढ़ जैसलमेर में, यहाँ मोहनगढ़ जैसलमेर में पड़ेगा लोगोस। क्लास से 12 बजे तक तो रहती है, अपन 12:30 बजे तक ले लेते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? खाना खाओगे हैं?
बंद हो जाता है। मैं देख, हाँ, सेवन घास को लीलन घास भी कहते हैं। मैं देख रहा हूँ संडे के दिन है ना, एक खांड पी के आया करो, 2-4 घंटे लगातार लगाए। अभी मत बंद करो, अभी तो लिखे हैं। कितने लोग हैं हॉस्टल में रहते हैं? काफी रह रहे हैं। और कितने लोग हैं जो आत्मनिर्भर हैं? आत्मनिर्भर यानी मतलब खुद ही बना के खुद ही खाना, मतलब है। देखो पीजी क्या है कि वैसे लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई अपने से तो कुछ नहीं होना, ठीक है। बाकी रूम लेके रहने वाले हैं वो बस ये है कि अपनी पसंद का खा सकते हैं, पर उसमें भी क्या होते हैं कि भाई शुरू शुरू में तो जोश जोश में वो बनाते हैं, उसके बाद में वो फिर कभी आज सब्जी नहीं है तो वो कहता है तू ले आ, वो कहता है तू ले आ, कभी आटा खत्म, कभी तेल खत्म है, कभी फिर कचौरी खा के काम चला लिया, कभी कोई पेटीज खा के काम चला लिया है। नहीं तो किसी दोस्त को बोल दिया क्या कर रहा है, बोल कुछ नहीं, वो क्या कर रहा, खाना बना, आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ, वो दोस्त के यहाँ पे हाथ साफ कर रहे हैं। देखो फिर उसमें फिर और भी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपस में बर्तनों पे लड़ रहे हैं, बर्तन साफ नहीं किए। फिर उसमें क्या काम बांटते हैं कि तू सब्जी बनाएगा, तू रोटी बनाएगा, अब तू आटा लगाएगा, तू बेलेगा, तू सेकेगा, ऐसे काम है, विभाजन में चलता है उसमें। पर उसमें क्या होता है कभी कभी अनबन हो जाती है। तो अनुभव तो हम भी इसी जीवन से निकले, कौन से हम अलग से थोड़ी टपके हैं। तो उसमें काफ़ी बार झगड़ा भी हो जाता है कि तूने बर्तन साफ, बोला मैं तो नहीं करूँगा, कर ले। अभी हम भी आपकी जैसे विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, हम भी खुद ही बनाते हैं। कौन? कौन है भाई, हमें बता कहाँ है? हो गया सबका? नहीं सच में मैं खुद अभी कभी खुद कभी कभी क्यों, रोज ऐसा है, सुबह मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं 7 बजे मेरी क्लास होती है, तो 7 बजे से पहले मैं खाना बना के लेके आता हूँ मेरा, खाना वाना बना के, क्योंकि वैसे आता है खाना यहाँ पर यहाँ पे क्या सावन में लहसुन प्याज डलता है, तो लहसुन प्याज खाते नहीं सावन में, तो खुद बनाना पड़ता है, जाके बनाना पड़ेगा, ठीक है। साफ सफाई के भी काम करने पड़ते हैं, सारे करने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति कहता है ना कि सर समय नहीं है, समय का अभाव है, समय पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, तो सब निकलता है, समय निकालने वाला होना चाहिए बस। बाकी तो भाई फोन में अगर जीवन बिताओगे तो समय नहीं निकलेगा। संघर्ष नहीं है, अभी जी लो जितनी जिंदगी जीनी है, जब पैसा आने लगेगा तब जीवन नहीं जिया जाएगा, इतना मान के चलो आप। हम बैठे, सर आप भी उसी जगह से गुजरे हो? हाँ बिल्कुल गुजरे हैं। होता है एक विद्यार्थी जीवन में, अभी तो कईयों का क्या होता है यहाँ पे, जो आप तो पढ़ने आए तो आपके साथ इतना नहीं होता, जो जीते हैं ना ये कॉलेज लाइफ वाले, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन यहीं जयपुर से हुई है, ठीक है। बाकी तो जयपुर से बाहर ही दिल्ली वगैरह में यूपीएससी की तैयारी में वहीं पे काफ़ी यहाँ पे होते, तो शुरू शुरू में जो गांव घर से जो बच्चा आता है तो जोश में होता है, फिर गैंग भी बनती है उनकी, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपस में फ़ोन भी आते हैं, आना भाई यहाँ पे आना, वो करना ये करना। हाँ वे, और उनको नहीं पता उनमें क्या है क्या नहीं है आजकल। आना जाना कुछ नहीं, पर अपन इस गेम से बाहर रहे, पर एक बार फंस गए थे इसी में से। कोई बर्थडे था, बर्थडे में गए किसी में, तो वहाँ पे क्या है कि आपस में अब पार्टी चल रही थी, पार्टी वहाँ पर उसमें शबाब भी था, ठीक है। और तो उसी में चले जा रहे थे, वहाँ पे फिर एक किसी का कोई मित्र था वहाँ पे, राम विलास ऐसे कुछ करके, अपनी जान पहचान दूर दूर तक नहीं, अपना तो एक जान पहचान का मित्र वहाँ पे। अब किसी का फ़ोन आ गया आप में से, बोले भाई लड़ाई होगी जल्दी है। अब उधर से वो पिए हुए निकल लिए वहाँ से सारे के सारे, अब निकल लिए तो वहाँ पे बोले कि ऑटो वाले को ले गए, सब ले गए, बैठ बैठ के वहाँ पे गए, तो आपस में जाके देखे तो 2 लोग खाना खा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले क्या हुआ? बोले बर्तन धोने पे झगड़ा हो गया दोनों में, अभी दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। आगे लिखो, बाप बोल्डर। बाप बोल्डर कहाँ पर है? क्षेत्र विशेष की अगर बात करें, फलोदी में। काफी बार तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है, फलोदी में। पहले ध्यान देखना, पहले आता था कि भाई जोधपुर में। फलोदी किसका भाग था? आपका जोधपुर का भाग था। अभी किसका भाग है आपका? फलोदी का। दूसरा आप लिखेंगे परमो कार्बोनिफेरस, परमो कार्बोनिफेरस काल की, परमो कार्बोनिफेरस काल की हिमयुक्त या हिमनद, ऐसे कर लेना कि काल की हिमनद की गोलासम, गोलासम चट्टानों का जमाव, जमाव है, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोनिफेरस काल से, ये ध्यान रखना बस। कार्बोनिफेरस काल है, वहां से एक क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है। कहाँ पर है? बाप बोल्डर है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर में है, ठीक है। उसके बाद में एक लिखना चंदन नलकूप, चंदन नलकूप, ठीक है। उसमें लिखना जैसलमेर में, जैसलमेर में
जैसलमेर में लाठी सीरीज पर लाठी सीरीज पर स्थित मीठे पानी का मीठे पानी का मीठे पानी का स्रोत है, मीठे पानी का स्रोत है, ठीक है। इसे थार का घड़ा, थार का घड़ा भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया थार का घड़ा है वो किसे कहा जाता है, तो चंदन नलकूप को कहा जाता है। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर है, आपकी लाठी सीरीज के पास है। काफी बार पूछ लिया जाता है मीठे पानी का स्रोत है या खारे पानी का स्रोत है, तो ध्यान रखना मीठे पानी का स्रोत है, ठीक है। ज्यादातर जो पश्चिमी रेगिस्तान में जो स्रोत है वो खारे पानी के हैं। उसके पीछे का कारण टेथी सागर का अवसाद है, उसके जमीन में पाई जाने वाली माइकासिस्ट की चट्टाने हैं, और जो कच्छ के रन से आने वाली जो पवने हैं वो है, ठीक है। लेकिन लाठी सीरीज के पास में जो चंदन नलकूप, जिसको आप जान रहे हो किसका मीठे पानी का स्रोत है, जिसे आप क्या कहते हैं, थार के घड़े के नाम से भी जानते हैं। आवाज नहीं आ रही वीरेंद्र, देखो आवाज चेक करो, आवाज आ रही है यहाँ से, सही है। सर कहाँ से हो मुकेश, आज आप पहली बार है सर, ऐसे मेरे साथ होता है वीरेंद्र, सब जीवन में सबके साथ होता है ऐसा, स्टूडेंट लाइफ है वो, सबके साथ एक जैसी होगी। हो गया सबका। पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है ये अपना, यहाँ पर पूरा हुआ। अब हमें देखना है कौन सा अर्ध शुष्क प्रदेश है। पश्चिमी रेगिस्तान का शुष्क वाला जो पार्ट है वो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ अपना क्या क्या हो गया है, ध्यान देना। हमने भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था, ठीक है। हमने 4 भाग बांटे थे इसके, कौन सा, पश्चिमी रेगिस्तान। दूसरा विभाजन हमने किया था अरावली का, याद आ रहा है। तीसरा विभाजन हमने पूर्वी मैदान, और चौथा विभाजन आपका कौन सा था, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। और इसमें भी हमने रेगिस्तान को देखा, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और इनको 2 भागों में विभाजन करने वाली जो वर्षा रेखा है वो कौन सी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो। और इधर अरावली से अर्ध शुष्क प्रदेश को या पश्चिमी रेगिस्तान को अलग करने वाली कौन सी थी, आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, याद आ रहा है। उसके बाद में हमने कहा शुष्क क्षेत्र को हमने वापस से 2 भागों में बांटा, बालुका, बालुका युक्त और आपका बालुका मुक्त, बालुका मुक्त, ठीक है। और बालुका युक्त में हमें ये सारे के सारे धोरे क्या होते हैं, आपके बालुका स्तूप क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की है। बालुका मुक्त में ज़्यादा नहीं, हमने कहा 3 क्षेत्र विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इनका प्रतिशत देखा था हमने कितना, 58.50%। इसका क्या था आपका 41.50%। ये बड़ा जो पार्ट है इसमें कौन से प्रकार के, हमादा प्रकार के, कौन से, हमादा प्रकार का मरुस्थल था। और ये कहाँ पर आपके पोखरण है, आपका पोखरण का क्षेत्र था आपका, और आपका बालोतरा का जो क्षेत्र है। और एक हमने देखा कौन सा, पोखरण का, सॉरी पोखरण क्या, फलोदी का, ठीक है। तो अपना जो ये पार्ट है, ये शुष्क वाला पार्ट है, ये क्या हो गया है, पूरा। अभी जो हमारी हेडिंग शुरू होगी वो कौन सी होगी, अर्ध शुष्क, ठीक है। अर्ध शुष्क को हमने 4 भागों में बांटा था, आपको याद होगा, घग्गर का मैदान। दूसरा आपका कौन सा था, शेखावाटी। तीसरा कौन सा था, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा कौन सा था आपका, गोडवाड़ बेसिन या लूनी बेसिन। अब एक बात, और शुरू में जब पहले पहले आए थे तो ये विभाजन ही आपको कितना हार्ड लग रहा था, ठीक है। ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसे याद होगा, लग रहा था, नहीं लग रहा। अब सारा का सारा ऐसे लग रहा है कि सर ये हटाओ, कोई ढंग की चीज़ बताओ, लगता नहीं लगता अभी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अपनी क्लास जाती है वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो आपकी पीछे वाली चीज़ें बहुत आसान लगना शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में ये लग रहा था पता नहीं कैसे याद होगा, क्या होगा, ठीक है। अब ये लगता है कि बार बार मैं जब ये लिखता हूँ तो कईयों के तो दिमाग में आती है कि सर ये पता है, आगे चलो यार आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अभी अपने वाला ये बड़ा पार्ट है, ये हमें क्या हो गया है, ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब जो हमारा जो शुरू होगा वो क्या होगा, अर्धशुष्क। तो आज के पेपर में जैसे घग्गर का था आपका क्वेश्चन था, शेखावाटी से क्वेश्चन था, नागौरी भूमि से क्वेश्चन था, जैसे एक में रोही मैदान आया था, वो किस में आ गया, गोडवाड़ बेसिन में, ठीक है। तो वो तो उसमें आ गया था, मतलब वो शुष्क क्षेत्र वाले में। आज वाले की अगर बात करते हैं अर्धशुष्क में, तो ये रहेगा। हेडिंग डालो पहले तो। सर आपने सबसे आपने सबका क्षेत्र नहीं बताया, क्वेश्चन नहीं आता क्या, सबका क्षेत्र नहीं बताया मतलब समझा नहीं भवानी, मैं क्या पूछना चाह रहे हैं आप। कहने का चाह रहे हैं कि इनका परसेंटेज की बात करें को, इसमें कौन कितने प्रतिशत में है, कितना है, ये लिखाएंगे। उसका लिखवाया ना हमने, इसका पश्चिमी रेगिस्तान का हमने लिखा कितना था आपका,
हमने 61.11% लिखवाया नहीं लिखवाया? ये जैसे ही सारे होंगे ना, ये आपके 4 भौतिक प्रदेश है, तो सारे लिखाएंगे कौन से भौतिक प्रदेश का कितना क्षेत्रफल आता है। जैसे 9% किस में आएगा, 10% किस में आएगा, 23% किस में आएगा, फिर जनसंख्या 40% इधर है, 39% आपके पश्चिमी आपके पूर्वी मैदानी भाग में है, 10 9 इनका जो विभाजन है सारा का सारा, यहाँ पर किसका 33 सागर के कौन कौन से पार्ट है, तो एक सारणी बना के लास्ट में सारी की सारी चीजें शॉर्ट में लिखवा देंगे। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा पेशेंस करें, अभी नहीं लिखवाएंगे उसके बारे में। ठीक है, ठीक है नंदलाल। हाँ, तो उसी में आज हेडिंग डालिए आपने, पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, उसमें लिखना यह है, यह है शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य, अरावली के मध्य का क्षेत्र है, अरावली के मध्य का क्षेत्र है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा के मध्य का प्रदेश है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। क्षेत्र का पूछ सकता है, या फिर आप कहेंगे यह है शुष्क एवं एवं उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु के मध्य का, के मध्य का क्षेत्र है। शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु करेंगे, इसके बारे में बात आगे क्या है। सुरेश राम राम, क्लास खत्म होने जा रही है सुरेश, अभी आए हो आप। बनवारी ऐसा बोल रहा है सर, तारानुमा सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, इसकी बात कर रहे हो क्या? इसका मैं लिखवा दूंगा, सब्र काफी। इतना इन पे नहीं पूछा जाता, ज्यादातर पूछा जाता है जो आपके जो अनुप्रस्थ हैं और अनुदैर्ध्य प्रकार के हैं। तारानुमा पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना आप लिख लेते हैं, वो डाटा वो बेशक आप इसमें भर सकते हैं। सब्र काफी का कभी नहीं पूछा गया, न कभी भविष्य में पूछा जाएगा कि कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो आपके बरखान है, तारानुमा है, तारानुमा के आपके अनुप्रस्थ है और एक अनुदैर्ध्य, इन तीन के बारे में बेशक जनरली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बाकी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी में आप लिखें, इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, घग्गर, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, लिखवा चुके हैं बहुत बार। घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, उच्चभूमि, एक आपका हो जाएगा गोडवाड़, गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन। सुरेश क्या कह रहे हैं, बीच वाली ली सर क्लास, बीच वाली समझा नहीं मैं सुरेश, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 1 लाख वर्ग किलोमीटर औसत वर्षा, वर्ग किलोमीटर है एक। देखो, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र का वर्ग किलोमीटर 1,70,000 पूछा जाता है, ध्यान रखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर पश्चिमी रेगिस्तान की अगर बात करते हैं ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है 1,70,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में जनरली कभी पूछे तो पूछ सकता है, बाकी नहीं पूछे जाएगा सर। टेस्ट की पीडीएफ डाल दी जाएगी आपकी अभी, आंसर की और टेस्ट की जो पीडीएफ है वो थोड़ी देर में आपकी डलवा देंगे। पढ़ना है, ओके, संडे है तो सर कपड़े लत्ते धोने हैं हमें भी, हैं? तो सर एक ही समय मिलता है, एक ही दिन कपड़े लत्ते धोएंगे, साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई तो गलत बोल दिया मैंने, साफ सफाई तो लागे नहीं मेरे को, हैं? हाँ, वर्षा रेखा के मध्य प्रदेश, मध्य स्थित प्रदेश है मतलब, हाँ, मध्य स्थित प्रदेश है। हाँ, साफ सफाई गलत बोल दिया, साफ सफाई महानुभाव प्रकार के होते हैं। बेडशीट धोए तो पता नहीं, बेडशीट बेचारे लाते व्हाइट है और जब जाते जाते उसका रंग ऐसे हो जाता है। हाँ, वो तो लाओगे नहीं, ब्लैक लेके आओगे। चलिए कोई नहीं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।